गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत का सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी 1946 में, इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। It was in 1934 the idea of constituent assembly in India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था M.N. रॉय जी ने। M.N. रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे हमारी कंट्री के, और इन्होंने 1934 में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से एक साल पहले ये आइडिया दिया था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी ड्राफ्ट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In 1935, Indian National Congress for the first time officially demanded a constituent assembly to frame Constitution of India। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो फ्रेम होगा बिना किसी बाहर, मतलब आउटसाइड पावर के, बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, और वो भी बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। दिस व्यू वॉज एंडोर्ड एंड रिट्रेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन 1934। तो एक रेजोल्यूशन पास किया और इसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। द डिमांड वॉज ऑफिशियली एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वॉट इज़ नोन एज अगस्त ऑफर 1940। तो अगस्त ऑफर 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को मान लिया। In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of British cabinet, came to India with a draft proposal of the British government on framing an independent constitution to be adopted after World War I। तो 1939 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो यूके को ज़रूरत थी इंडिया के सपोर्ट की। तो इंडिया का सपोर्ट पाने के लिए यूके ने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड को पूरा किया। और 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इंडिया में आए थे कि ये इस प्रपोजल के साथ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी। The Cripps mission proposal was rejected by Muslim League, which wanted India to be divided into two autonomous states with 2 separate constituent assembly। मुस्लिम लीग की डिमांड ये थी कि 2 अलग कंट्रीज़ बनने चाहिए और दोनों की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। इसलिए जो क्रिप्स मिशन था 1942 का, इसे मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। फाइनली The cabinet mission consists of 3 members: Sir Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps, E.V. Alexander, arrived in India on March 24, 1946. The cabinet mission published its plan in May 16, 1946. Was sent to India. While it's rejected the idea of 2 constituent assembly, it put forward a scheme of constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League। तो जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में, वो तो रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, और जो कैबिनेट मिशन था इसने भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उसने भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक ऐसी स्कीम प्रिपेयर की जो मुस्लिम लीग को थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर रही थी। तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्टेंस दे दी कैबिनेट मिशन को। Composition of Constituent Assembly। The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan। तो Constituent Assembly कौन से प्रपोजल पे बनेगी? Constituent Assembly बनी है कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर Constituent Assembly हमारी बनी थी। The total strength of the Constituent Assembly was to be 389। Of those, 296 seats were allotted to British Indian and 93 allotted to princely state. Out of 296 allotted to British India, 292 members were drawn from the provinces of 11 governors province। तो टोटल स्ट्रेंथ 296 सीट्स दी गई थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को, मतलब जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर थी, और 93 सीट्स दी गई थी प्रिंसली स्टेट को, जहाँ पे राजा मोनार्क ये सब रूल कर रहे थे। 369, 99, 18,
कैरी 1 389, तो टोटल स्ट्रेंथ थी 389, इसमें से 296 थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, 93 थे प्रिंसली स्टेट। और ये जो 296 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी, इसमें से 292 सीट्स दी गई थी 11 प्रोविंसेस को, 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस को। और ये 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस थी और ये 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी। ये तो हो गया है मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, पंजाब अनडिवाइडेड पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, समवेयर ओवर हियर, बंगाल, यूनाइटेड बंगाल, असम, दैट्स इट। तो ये थी 11 गवर्नर प्रोविंसेस और 4 थी 11 गवर्नर प्रोविंस में 296 सीट्स दी गई थी, सॉरी 296 सीट्स 292 सीट्स सॉरी 292 सीट्स दी गई थी 11 गवर्नर प्रोविंस में, और 4 सीट्स दी गई थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को। और चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं। दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को 4 सीट्स दी गई थी। Each provinces and princely state or the group of states in case of small states were allotted the seats in proportion of their respective populations। तो कितनी प्रोविंसेस को और कितने प्रिंसली स्टेट्स को कितने सीट्स मिलने चाहिए, मतलब एक प्रिंसली स्टेट को कितने सीट्स मिलने चाहिए, ये क्या बेसिस पर डिवीजन किया गया, ये था पॉपुलेशन बेसिस। मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स डिवाइड की गई थी, जो प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन थी उस प्रोपोर्शन में सीट्स दी गई थी। रफली 1 सीट वेर एलोकेटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। तो रफली एक सीट दी गई थी 10 लाख लोगों पे। सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वेर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स इन प्रोपोर्शन टू द रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो एक सपोज कीजिए एक ब्रिटिश प्रोविंस है, उस ब्रिटिश प्रोविंस में कुछ एक्स नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट कर दी गई हैं, और ये लोकेटेड ईच डिवाइड, और ये जो एक्स सीट्स हैं ये डिवाइड होंगी 3 कम्युनिटी के बेसिस पे। ये फर्स्ट कम्युनिटी थी मुस्लिम, दूसरी थी सिख्स और तीसरी थी जनरल। और जनरल में वो लोग आएंगे जिसमें सिख्स और मुस्लिम्स नहीं आएंगे। तो ये था कम्युनिटी बेस्ड डिवीजन। The representatives of each community were to be elected by the members of that community in provincial legislative assembly, and voting was to be done by method of proportional representation by means of single transferable vote। तो जिस कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, मतलब सपोज कीजिए एक कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में खड़ा हुआ है, और उसको वोट उसी कम्युनिटी के लोग करेंगे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को वोट करेंगे पीपल। तो हमारी देश की जो जनता है वो इलेक्ट करेगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को इलेक्ट। और इलेक्शन का मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में था, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप इन प्रपोर्शन टू द वोट्स आप इलेक्ट होते हो। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मेथड ऑफ इलेक्शन हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट भी यूज़ होता है इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा।
द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच प्रिंसली स्टेट वेर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो ये तो हो गई 296 सीटों की बात, ये होंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। और ये जो 93 सीट्स हैं जो प्रिंसली स्टेट को दी गई हैं, वहाँ के जो राजा है वो नॉमिनेट करेंगे एंड कि उनकी तरफ से कौन बैठेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये 93 सीट्स नॉमिनेटेड थी, 296 इलेक्टेड थी। इट इज़ थर्स क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। तो इस चीज़ से ये तो क्लियर है कि थोड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड थी, थोड़ी नॉमिनेटेड। मतलब ये जो 296 लोग हैं ये इलेक्टेड है और ये 93 लोग हैं ये नॉमिनेटेड है। Moreover, the members were indirectly elected by the members of provincial assembly, who themselves were elected on the limited franchise. The government of India Act 1935 granted a limited franchise on the basis of tax, property and other qualifications. तो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, मतलब वो इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इलेक्ट किए गए थे बाय सम लिमिटेड पीपल। मतलब जब फ्रेंचाइज थी, फ्रेंचाइज हर किसी को नहीं दी गई थी। मतलब आपके पास वोटिंग राइट क्या बेसिस पे था, अगर आप मिनिमम इतना टैक्स भर रहे हैं, आप मिनिमम इतनी आपके पास प्रॉपर्टी है, या तो आपके पास मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन है, तो उस बेसिस पे आपको वोटिंग राइट दिया जाता था। हर किसी के पास उस वक्त पे वोटिंग राइट नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के वोटिंग मतलब इलेक्शन में भी पूरी इंडिया के सिटीजन्स ने, हर एक इंडिया के सिटीजन ने वोट नहीं दिया था, कुछ लिमिटेड लोगों ने वोटिंग दी थी। The election to the Constituent Assembly for the 296 seats allocated to the British Indian provinces were held from July to August in 1946। तो जो इलेक्शन थे ये 296 सीट्स पर, वो इलेक्शंस हुए थे जुलाई और अगस्त के बीच में 1946, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले थे 208 सीट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत डोमिनेट किया था। मुस्लिम लीग को मिले थे 73 सीट्स और सेपरेट इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स ठहरे थे उन्हें मिली थी 15 सीटें। टेबल 2.2 में देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, 73 सीट्स थी मुस्लिम लीग की, 208 थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और ये जो 15 सीट्स थी, ये 15 में से 8 कुछ बहुत स्मॉलर पार्टीज़ थे, मतलब इंडिपेंडेंट पार्टीज़ थे। एक सीट मिली थी यूनियनिस्ट पार्टी को, एक सीट मिली थी यूनियनिस्ट मुस्लिम्स को, एक मिली थी यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को, एक मिली थी क्रिश्चियन पंजाब पार्टी को, एक मिली थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को। और ये जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक सीट थी, ये थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सीट। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सीट थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सीट। एक सीट मिली थी सिख नॉन कांग्रेस को, एक सीट मिली थी कम्युनिस्ट पार्टी को। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की एक सीट थी, ये सीट मिली थी सोमनाथ लिहारी जी को। 8 इंडिपेंडेंट थे। The 93 seats allocated to princely state were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly। तो जो 93 सीट्स थी जो नॉमिनेट किए जाने थे प्रिंसली स्टेट के द्वारा, वो तो सीट्स एक भी फिल नहीं हुई, क्योंकि कोई प्रिंसली स्टेट से कोई आया ही नहीं अटेंड करने के लिए। Although the constituent assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, the assembly comprised representative of all Indian society। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, और वो भी लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेस पे। लेकिन फिर भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक सेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव था। हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SC ST इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दी सेक्शन। मतलब हर कम्युनिटी का लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूडेड ऑल द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विद एक्सेप्शन टू महात्मा गांधी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी एक्सेप्ट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर मेंशन्ड इन टेबल 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 रिस्पेक्टिवली। तो एक बार कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख लेते हैं। पार्टी वाइज तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। टोटल 389 सीट्स थे, उसमें से 163 सीट्स थी हिंदू कम्युनिटी के लिए, 80 सीट्स थी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, 31 शेड्यूल कास्ट के लिए, 6 इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, बैकवर्ड ट्राइब्स के लिए 6 सीट्स थी, 6 के लिए 4 सीट्स थी, एंग्लो इंडियंस के लिए 3, पारसीज के लिए 3। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 15 वुमेन मेंबर्स थी। वो 15 वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वे अमो स्वामीनाथन, एनी मैस्करिन, बेगम अजीज़ रसूल, दक्षया वेलायुधन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय,
मलैता चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर। ये राजकुमारी अमृत कौर हमारी हेल्थ मिनिस्टर भी थी। रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी थी फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो स्टेट्स थे उनमें से फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी वो। और ये जे बी कृपलानी जी की वाइफ थी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये थे 15 फीमेल वुमेन मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन 9 दिसंबर 1946। तो 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी। 6 दिसंबर 1946। उसके इलेक्शंस हुए थे जुलाई और अगस्त में, जुलाई और अगस्त 1946 में हुए थे इलेक्शंस। और 6 दिसंबर 1946 मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के बाद फर्स्ट मीटिंग हुई। 4 महीने के बाद फॉर्म हुई थी। 6 दिसंबर 1946 को फॉर्म हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। उसके 3 दिन बाद द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो जो फर्स्ट मीटिंग थी वो मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव ने बॉयकॉट की थी क्योंकि वो चाहते थे सेपरेट पाकिस्तान स्टेट। द मीटिंग वॉज थर्स अटेंडेड बाई 207 मेंबर्स ओनली। तो मुस्लिम लीग को तो आई थी 73 सीट्स, और 73 सीट्स आई थी। ये 73 सीट्स के मेंबर्स ने बॉयकॉट कर दिया था। तो ये फर्स्ट मीटिंग अटेंड की गई थी 207 मेंबर्स के द्वारा। और डॉक्टर सचिंदर सिन्हा बने थे टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द असेंबली। एक फ्रेंच प्रैक्टिस थी, उसके फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो ओल्डेस्ट मेंबर होगा असेंबली का वो बनेगा टेम्पररी चेयरमैन। और परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट हुआ था दिसंबर 11, 1946। तो 6 दिसंबर को फॉर्म हुई थी, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे उन्हें बनाया गया था परमानेंट चेयरमैन। और एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी, इन दोनों को इलेक्ट किया गया था एज अ वाइस चेयरमैन। तो एक चेयरमैन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 वाइस चेयरमैन थे। वो 2 वाइस चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 Jawaharlal Nehru moved a historic objective resolution in the assembly. It laid down the fundamental and philosophy of the constitutional structure. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फंडामेंटल्स क्या होंगे, उसके एसेंस क्या होंगे, ये सब के लिए एक ग्लैंस मतलब इन सबको एक समरी में देने के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या लिखा है देखते हैं। This Constituent Assembly declares its firm and solemnly resolved to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up its future governance a constitution. Whereas the territory that now comprise British India, territories that now form the Indian states, such other parts of the India. Territories now from the Indian states, such other parts are as outside India and the state as well as other territories are willing to be constituted into the independent sovereign India and shall be a union of all them. तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक कहती है। इंडिपेंडेंट मतलब हम इंडिपेंडेंट, किसी का हमारे पे जोर दबाव नहीं है। सोवरेन मतलब हम किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं है। रिपब्लिक मतलब हमारा हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है इन शॉर्ट। और जो इंडिया होगा वो इन टेरिटरीज से बना होगा जो ब्रिटिश इंडिया के हैं, वो टेरिटरीज जो इंडिया का स्टेट फॉर्म करते हैं, और वो पार्ट्स जो इंडिया के आउटसाइड है और इंडिया में मिलना चाहते। तो इंडिया इन सब का एक यूनियन होगा, फेडरेशन नहीं यूनियन, wherein the said territories whether with the present boundaries or with such other may be determined the Constituent Assembly and thereof according to the law of the Constitution shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary powers, exercise all the powers and functions of the government administration save and except such powers and functions are vested in assigned to the union or as inherits or implies in the union or result therefrom.
where in all the powers and the authority of the sovereign India in its constitution, parts and organs of the government are derived from the people. तो ये कहा गया है कि जो इंडिया के जो भी पार्ट्स होंगे, मतलब जो भी टेरिटरीज होंगी, उनकी या तो प्रेजेंट बाउंड्री या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्यूचर अगर कोई उनकी बाउंड्री चेंज करेगी तो वो सारे जो स्टेट्स मतलब पार्ट्स हैं वो सब ऑटोनॉमस फंक्शन करेंगे अंडर द यूनियन गवर्नमेंट इन शॉर्ट। और जो पूरी अथॉरिटी है इंडिपेंडेंट इंडिया की और जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स की पावर है, ये सारी ताकत कहाँ से आती है? पीपल, मतलब हम सिटीजन्स, हमारे से आती है। वेयर इन शेल बी गारंटेड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस, social, economic, political, equality of status and opportunity, and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith and worship, vocation, association, action, subject to law and public morality। एंड ये वर्ड्स आपने प्रीएम्बल में भी देखे होंगे, तो इसको ही मॉडिफाई करके प्रीएम्बल बनाया गया था। वेयर एज एडिक्वेट सेफ गार्ड्स शेल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो एडिक्वेट मतलब सबको सेफ गार्ड्स दिए जाएंगे, माइनॉरिटीज़ को, एस सी और एस टी को, डिप्रेस क्लासेस को, OBCs को। वेयर बाई शेल बी मेंटेन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट्स ओवर ऑन लैंड, सी, एयर अकॉर्डिंग टू द जस्टिस ऑफ लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। मतलब जो सिविलाइज्ड नेशन है, मतलब जो बारबेरियन नहीं है, इन द सेंस जो डेवलप्ड नेशन, जो इंटेलेक्चुअल नेशंस है, उनका जो लॉ है उस लॉ के हिसाब से हमारी कंट्री चलेगी और सब साथ मिलकर रहेंगे। और हमारी कंट्री का हम सब का राइट होगा ज़मीन पर, सीज पर, हवा पर। दिस एंशिएंट लैंड अटेन इट्स राइटफुल ऑनर प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक्स इट फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो हम वर्ल्ड पीस मतलब इंटरनेशनल पीस और इंसानियत के भले के लिए काम करेंगे। दिस रेजोल्यूशन वॉज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन January 22, 1947। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 और ये एक्सेप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947। मतलब हम इसके ऊपर बहुत सारी एक अच्छी खासी रीडिंग हुई थी, अच्छी खासी डिबेट हुई थी। उसके बाद यूनानिमसली मतलब कोई भी अगेंस्ट नहीं था, मतलब सब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, सब ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया। इट इन्फ्लुएंस इवेंचुअली शेपनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस, इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है वो हमारा प्रीएम्बल है आज के दिन में। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, तो इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, तो उसके बाद हमारा देश आज़ाद होने के बाद हुई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ चेंजेस किए गए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट हु स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ग्रेजुअली जॉइंड इट। तो जो 93 सीट्स थी जो प्रिंसली स्टेट के जो नॉमिनेशन के थ्रू भरे जाने थे, जो पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रह रहे थे, वो अब धीरे धीरे आके ज्वाइन करना शुरू करें। ऑन April 28, 1947 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 स्टेट्स इंक्लूडिंग बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा, उदयपुर, इस 6 स्टेटों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया। 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान को एक्सेप्टेंस मिल गई। माउंट बैटन प्लान के बेसिस पे कंट्री का पार्टीशन हुआ। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट टुक देयर सीट्स इन द असेंबली। माउंट बैटन प्लान के बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स किंग्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया। द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली। तो फॉर द लास्ट टाइम जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी थे जो इंडियन डोमिनियन में थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंटर हुए। In Indian Independence Act of 1947 made the following changes in the position of Constituent Assembly। तो Constituent Assembly में 3 changes किए गए थे by Indian Independence Act। The Assembly was made a fully sovereign body which could frame any constitution it pleased। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक फुल्ली सोवरेन बॉडी हो गया था। कोई आउटसाइड पावर का इन्फ्लुएंस नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, जो अपनी मर्जी से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर सकती थी। द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये पावर आ गई थी कि वो कोई भी एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के रिलेटेड पास किया है उसमें कुछ भी अल्टर चेंज कर सकती थी या उसको एब्रोगेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड डिक्लेयर कर सकती थी। The assembly also became a legislative body. In other words, 2 separate functions were assigned to the Constituent Assembly. That is, making of the Constitution for free India and enacting for the ordinary laws for the country.
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई, मतलब एज अ पार्लियामेंट वो फंक्शन कर रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास दो फंक्शंस आ गए थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और दूसरा ऑर्डिनरी लॉज कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनैक्ट करना। दीज टू टास्क वे परफॉर्म ऑन द सेपरेट डेज। तो ये दो काम अलग अलग दिनों पर किए जाते थे। थर्स द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का फ्री इंडिया का फर्स्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, द डोमिनियन लेजिस्लेचर। Whenever the assembly met as a constituent body, it was chaired by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के मकसद से मिली थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। और whenever it meets as a legislative body, it was chaired by जीवी मावलंकर। तो जब भी लॉज बनाने के एज अ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी तो प्रेसिडेंट थे, मतलब चेयर पर्सन थे जीवी मावलंकर। For the first time, Constituent Assembly met as a Dominion Legislature on November 17, 1947 and elected G.V. Mavlankar as the Speaker or the Chairman. तो 17 नवंबर 1947 को for the first time Constituent Assembly मिली थी as a Dominion Legislature or legislative body. These two functions continues till 26th of November 1949 when the task of making of the Constitution was over. तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था। तो 26 नवंबर 1949 तक ये दो फंक्शंस चले। द मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूड इन द पाकिस्तान विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया थी, मतलब इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें से मुस्लिम लीग के मेंबर जो पाकिस्तान के एरिया में आ रहे थे, और 7 एरिया आ रहे थे पाकिस्तान में, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, शेलहेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो ये 7 एरियाज पाकिस्तान में चले गए थे और इनकी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान बनी थी। और मुस्लिम लीग के वो मेंबर जो पाकिस्तान एरिया में लाई कर रहे थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर लिया। वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, शेरलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। Consequently, the total strength of the assembly came down to 299 against 389 original fixed in 1946 under the cabinet mission plan. तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो घट कर हो गए 299 क्योंकि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान मेंबर्स ने विड्रॉ कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोविंशियल फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविजन्स रिड्यूस टू 296। तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस 296 सीट्स थी वो हो गई 229 और 93 प्रिंसली स्टेट सीट्स हो गई 70। The state-wise membership of the Assembly declared on 31st December 1947 has shown in the table 2.5. Other functions performed in addition to making of the Constitution and enacting ordinary law, the Constitution Assembly also performed the following functions. तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने और ऑर्डिनरी लॉ को इनैक्ट करने, मतलब जो पार्लियामेंट के काम होते हैं, इन दो फंक्शंस को छोड़कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नीचे दिए हुए फंक्शंस को भी परफॉर्म किया। It ratified India's membership of Commonwealth in May 1949. Commonwealth group of nations में इंडिया की मेंबरशिप को कंटिन्यू किया गया मई 1949 में। एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950। मतलब नेशनल फ्लैग तो 22 जुलाई 1947 को ही हो गया था। 47 मतलब अगस्त में 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। 22 जुलाई 1947 मतलब आज़ादी के ऑलमोस्ट एक महीना पहले हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हो गया था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे 24 जनवरी 1950। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on 24 January 1950 in all Constituent Assembly had 11 session over 2 years 11 months and 18 days। तो Constituent Assembly ने हमारी 11 सेशंस किए, वो 11 सेशन 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक किए। Constitution American had got through the constitution of about 60 countries and drafted the constitution consist of considered 114 days। The total expenditure incurred for the making of the constitution is around 64 lakhs।
On 24 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। तो 24 जनवरी 1950 जब फाइनल सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसी फाइनल सेक्शन में नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। It, however, did not end, continued as a provisional parliament of India from 26 January 1950 till formation of new parliament, elected parliament, after the first general election in 1951 to 52. तो provisional ceased to exist from April 17, 1952. The first elected parliament with two houses came into being in May 1952. तो फर्स्ट इलेक्शंस हुए जनरल इलेक्शंस 1951 से 52 तक, तब तक 1952 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट फंक्शन करती रही जब तक इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं आई थी। कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ कमिटीज़ थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नंबर ऑफ कमिटीज़ टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। आउट ऑफ दिस 8 वेर मेजर कमिटीज़ एंड 11 वेर एंड अदर्स वेर माइनर कमिटीज़। द नंबर ऑफ दिस कमिटीज़ एंड द चेयरमैन आर गिवन बिलो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी कमिटीज़ भी अडॉप्ट किए थे, उसमें से 8 मेजर कमिटीज़ थी और बाकी की माइनर कमिटीज़ थी। मेजर कमिटीज़: यूनियन पावर्स कमेटी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सरदार वल्लभ भाई पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एडवाइजरी कमिटीज़ ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स, एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल। और इसमें कुछ सब कमिटीज़ थी जो थी फंडामेंटल राइट्स कमेटी, जे बी कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमेटी, हस्सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइब्यूनल असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, गोपीनाथ बरदोलियो के आगे जाके असम के चीफ मिनिस्टर बने। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, ए वी ठक्कर। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमिटीज़ ऑन नेगोशिएशन विद स्टेट्स जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माइनर कमिटीज़ वेर फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल्स कमेटी अलीदा कृष्ण स्वामी अय्यर वॉज मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, हाउसिंग काउंसिल पिता बी सीतारमैया, ऑर्डर ऑन बिजनेस कमिटीज़ के एम मुंशी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। One of the political consequences of the British government statement on June 3, 1947 was the following referendum: Northwest Frontier Province and Balochistan became the part of the Territory of Dominion of Pakistan, and as a result the tribal and areas in this region became concerned of that dominion. तो 3 जून प्लान 1947 के बाद रेफरेंडम से फॉलो करके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में आ गई। तो यहाँ के ट्राइबल एरियाज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान डोमिनियन के पास चली गई। सब कमिटीज़ ऑन द ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान वेर नॉट देयर ऑन कॉल इन द फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के पास चली गई, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी, मतलब कोई भी डिसीजन इसके ऊपर नहीं लिया गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं थी। द मेंबर्स ऑफ द सब कमेटी वेर खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल समद खान, मेहर चांद खन्ना। द इंफॉर्मेशन अबाउट द चेयरमैन इज नॉट फाउंड। Committees on the Committee on the Function of Constituent Assembly, जी मावलंकर। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, एस वर्धनाचार्य, और ये एस वर्धनाचार्य हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, बी पिताबी सीतारमैया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नालिनी राजन सरकार, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। एस के धर लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, और धर कमीशन ये इन फ्यूचर धर कमीशन बनेगा, जो एस के धर इसके चेयरमैन थे। ये डिवीजन ऑफ इंडियन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इसके ऊपर बेस था। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नेथ सेन। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, एस वर्धनाचार्य, ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, अमॉन्ग ऑल द कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वॉज ड्राफ्टिंग कमेटी सेट अप ऑन अगस्त 29, 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके 15 दिन के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद, अगस्त 29, 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हो गई थी। इट वाज द कमेटी दैट वाज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ये था कि वो नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। तो उसमें 7 मेंबर्स थे। एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन, एन गोपाला स्वामी अय्यंगर, अलीदा कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड माधवराव टी कृष्णमाचार्य। एन माधवराव
को रिप्लेस किया था BL मित्तर ने, और TT कृष्णमाचार्य को रिप्लेस किया था डॉक्टर DP खेतान ने। मतलब इनको द ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द प्रपोजल ऑफ द वेरियस कमिटी प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज पब्लिश्ड इन February 1948। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत सारे प्रपोजल्स को कंसिडर किया था और पहला ड्राफ्ट बना के उसको पब्लिश किया फरवरी 1948 में। तो अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप हुई थी और फरवरी 1948 में उसका फर्स्ट ड्राफ्ट आया। मतलब ये चीज़ बहुत डिटेल में, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। द पीपल ऑफ इंडिया वेर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट फॉर द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट। तो जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, जो एजुकेटेड पीपल है उस टाइम के, उनको 8 महीने दिए गए कि आप इस ड्राफ्ट को पढ़िए और अपने अमेंडमेंट्स, मतलब कुछ आप चेंजेस अगर आप कुछ प्रपोज करना चाहते हैं तो हमें प्रपोज कीजिए। इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड सजेशन, द ड्राफ्ट ऑफ द कमिटी प्रिपेयर्ड ए सेकंड ड्राफ्ट विच वॉज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1948। तो ऐसा नहीं है कि ड्राफ्ट बनाया गया और अपनी मर्जी से उसको कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर दिया गया। पर जो ड्राफ्ट्स बनाए गए थे वो पब्लिक क्रिटिसिज्म, पब्लिक के कमेंट्स में, पब्लिक के सजेशन के सामने ओपन थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हर एक फॉर्मेलिटी, हर एक जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो सब न्यूज़ और जर्नलिज्म के लिए खुला था। The drafting committee took less than 6 months to prepare its draft. It sat only for 141 days. Enactment of the Constitution. Dr. B.R. Ambedkar introduced final draft of the Constitution in the Assembly in November 1948. First reading. Assembly had general discussion on it for 5 days till November 9, 1948. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट प्रपोज किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसकी फर्स्ट रीडिंग शुरू हुई। फर्स्ट रीडिंग शुरू हुई थी 4 नवंबर 1948 तक और वो चली 5 दिन के लिए 9 नवंबर 1948 तक। सेकंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन स्टेटेड इन नवंबर 15, 1948 एंड एंडेड इन अक्टूबर 1949। तो ये सेकंड रीडिंग बहुत लंबी चली थी और ये क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब हर एक सेंटेंस को इस रीडिंग में पढ़ा गया था और उस पर डिबेट चली थी। 15 नवंबर 1948 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949, मतलब 1 साल से ज़्यादा की ये रीडिंग थी, ऑलमोस्ट 1 साल की बराबर की ये रीडिंग थी। ड्यूरिंग द स्टेट्स मेनी अमेंडमेंट्स 763 अमेंडमेंट्स वेर प्रपोज्ड एंड 2473 वेर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली। तो 7000 के करीब अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे और उसके करीब 2500 उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किए गए थे। थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टेटेड इन नवंबर 14, 1949 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर moved a motion the constitution as settled by the assembly be passed. The motion on the draft constitution was declared as passed on 26 November 1949, received the signatures of the members and the president. तो थर्ड रीडिंग हुई नवंबर 14, 1949 में और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक मोशन पास किया कि कॉन्स्टिट्यूशन सेटल हो गया है और असेंबली से पास माना जाता है। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पास मान दिया गया नवंबर 26, 1949 को और सिग्नेचर्स लिए गए थे 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे और 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किया था। और अगर आप प्रीएम्बल पे डेट देखोगे तो 26 नवंबर 1949 प्रीएम्बल पे डेट है, 26 जनवरी 1950 नहीं है, 26 नवंबर 1949 है। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 2 महीने के बाद इसे फोर्स में लाया गया था 26 जनवरी 1950। This date is also mentioned in the preamble as the date which people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted, gave to themselves this constitution. The constitution adopted on November 26, 1949 contained a preamble, 395 articles and 8 schedules. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। द प्रीएम्बल वाज एनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी एनेक्टेड, मतलब प्रीएम्बल बाद में एनेक्ट किया गया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद। द प्रीएम्बल वाज एनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी एनेक्टेड, मतलब समय पहले पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया, उसके बाद प्रीएम्बल को इनेक्ट किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देन द लॉ मिनिस्टर पायलटेड द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द असेंबली। ही टुक वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली, मतलब जब बातचीत की बात आई थी, जब सोफिस्टिकेटेडली डिबेट की बात आई थी, तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, हमारे लॉ मिनिस्टर थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और वो असेंबली के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज लॉजिकल फोर्सफुल परसेसिव आर्ग्यूमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। तो मतलब उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स होती थी बहुत लॉजिकल होती थी और बहुत परफेक्ट होती थी। ही इज़ रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इज ऑल्सो नोन एज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
On November 19, 2015, the government of India had declared to celebrate the November 26 every year as the Constitution Day, संविधान दिवस, टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग द सिटीजन्स। तो 26 जनवरी को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उससे 2015 में ये कहा गया कि 26 जनवरी हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाएगा, जिससे हमारे सिटीजन्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू होगी। Enforcement of the Constitution. Some of the provisions of the Constitution pertaining to citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions, and the short title contained in Article 5, 6, 7, 8, 9, 960, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, and 393 came into force on 26 November 1949 itself. तो कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस जो सिटीजनशिप से रिलेट करते हैं, मतलब आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप से है, लेकिन 5, 6, 7, 8, 9 ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ये 26 नवंबर 1949 को ही इन्फोर्स में आ गए थे, और वो भी प्रोविजंस जो इलेक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि 324 आर्टिकल 324 इलेक्शन से रिलेटेड है, 366, 367 टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस, 380, 388, 391, 392 एंड 393 टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, और वो प्रोविजंस जो प्रोविजनल पार्लियामेंट, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही प्रोविजनल पार्लियामेंट थी, इन सब से रिलेटेड आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 से पहले ही इन्फोर्स में आ गए थे। बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन मेजर जो पार्ट था वो 26 जनवरी 1950 को आया। This day is referred as the day Constitution as the date of commencement and celebrated as Republic Day। तो 26 जनवरी 1950 को हम वो दिन था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, और ये रिपब्लिक डे है। 26 जनवरी 26 was significantly chosen as the date of enforcement of the Constitution because of its historical importance। 26 जनवरी को ही क्यों, स्पेसिफिकली 26 जनवरी ही क्यों? तो इसका रीज़न ये था कि 26 जनवरी की हमारी हिस्ट्री, मतलब हमारी इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि लाहौर सेशन जो दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लिया था, तब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए, ये डिमांड चेंज की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ऑल एनैक्टमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स, द सप्लीमेंट टू द लेटर एक्ट वेर रिपील्ड। द एबॉलिशन ऑफ प्राइवी पर्स एंड जुरिसडिक्शन Privy Council jurisdiction in 1949 was, however, continued। तो प्राइवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट इसको अबॉलिश कर दिया गया, और ये जो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इनमें थोड़े चेंजेस किए गए थे, और इनके बाद जो एक्ट्स लाए गए थे उनको सबको बंद कर दिया गया, मतलब वाइट करार दिया गया था। द एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस, वाइल इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली were still in progress, on July 8, 1946, the Congress Party, the Indian National Congress, appointed experts committee for the purpose of preparing material for the Constituent Assembly. This committee consisted of the following members। तो जब इलेक्शन चल रहे थे, और इलेक्शन कब चल रहे थे, 1946 जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन चले थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये तो समझ में आ गया था कि इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस वो डोमिनेट करने वाली है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जो प्रिपेयर करेगी मटेरियल प्रिपेयर करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मतलब ऑलरेडी ये डिसीजन ले लिया गया था, ऑलरेडी ये प्रिपेयर कर दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बात होने वाली है, और क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो इस एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। इसके मेंबर्स थे मोहम्मद आसिफ अली, के एम मुंशी एंड ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के शाह, DR गडगिल। ये DR गडगिल जो है ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, हुमायूं कबीर, के संथानम। लेटर ऑन द चेयरमैन्स प्रपोजल it was resolved that the Krishna Kriplani be co-opted as the member and convener of the committee। तो बाद में कृष्णा कृपलानी जी को भी मेंबर बना दिया गया, और वो कन्वर्नर भी थे कमेटी के। द कमेटी हैड 2 sittings, द फर्स्ट एट न्यू दिल्ली फ्रॉम जुलाई 22, 1946 and second at Bombay from August 15 to 17, 1946. Apart from a number of notes prepared by its members, the committee discussed that the procedure to be adopted by the Constituent Assembly। इन्होंने नोट्स भी बनाए थे, और नोट्स के अलावा द कमिटी डिस्कस द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब ये जो एक्सपर्ट कमिटी ऑन कांग्रेस ने, इसने ये अडॉप्ट किया कि ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या प्रोसेस अडॉप्ट करेगी। मतलब ये समय पहले
कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को समय पहले फॉर्मुलेट किया जाएगा, उसके ऊपर प्रॉपर बहस होगी, फिर उसके बाद उसको न्यूज़ के मतलब पब्लिक के सामने भी रखा जाएगा, पब्लिक की क्रिटिसिज्म कमेंट्स में जो भी अमेंडमेंट्स हैं हम उसको प्रपोज करेंगे, उसके बाद हम उसे फॉर्मुलेट करेंगे। तो जो भी प्रोसेस प्रोसीजर अडैप्ट करने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये किसने डिस्कस किया था? इसका एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस ने। द क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कमिटीज एंड ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मूव ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब ये सवाल कि कौन सी कमिटीज़ को अडॉप्ट करना है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, ये सब चीज़ें फर्स्ट सेशन में ही डिस्कस की गई थी। ऑन द रोल प्लेड बाय दिस कमिटी इन दिस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रैंडली ऑस्टिन एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ऑब्जर्व्ड इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो एक्सपर्ट कमेटी ऑन कांग्रेस, ये जो कमेटी थी, इसने क्या रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इसके ऊपर ग्रैनविले ऑस्टिन एक पॉजिटिव कमेंट ये डालते हैं। ये ग्रैनविले ऑस्टिन एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने एक पॉजिटिव कमेंट ये दिया कि जो कांग्रेस कमेटी है, इन्होंने एक रोड मैप बनाया था, मतलब इन्होंने ही रास्ता दिखाया जिससे इंडिया आज उसके प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है। द कमिटी मेंबर्स वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन स्कीम मेड ए जनरल सजेशन अबाउट द ऑटोनॉमस एरियाज। तो ये कैबिनेट मेंबर्स किसके अंदर वर्क कर रहे थे? कैबिनेट मिशन के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी किसके अंदर फॉर्मुलेट हुई? कैबिनेट मिशन के अंदर। तो इन्होंने ये भी सजेशन किया कि जो ऑटोनॉमस एरिया, द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल अबाउट द इश्यूज एज द प्रिंसली स्टेट एंड अमेंडिंग पावर्स, दे ऑल्सो ड्राफ्टेड अ रेजोल्यूशन क्लोजली रिजेंबल टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मतलब इन्होंने एक रेजोल्यूशन बनाया था जो थोड़ा थोड़ा मिलता था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थोड़ा थोड़ा मिलता है, मतलब उसको मॉडिफाई करके ही बनाया गया था प्रीएम्बल को। क्रिटिसिज्म ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज किया गया है कुछ बेसिस पे। The critics have criticized the Constituent Assembly on the various ground. They are as follows. तो critics जो है उन्होंने हमारी Constituent Assembly को criticize किया है। Not a representative body. The critics have argued that the Constituent Assembly was not a representative body as its members were not directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise. तो critics ने ये कहा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्ट नहीं हुई थी, ये डायरेक्टली भी इलेक्टेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स खुद एक लिमिटेड फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्टेड थे। ये पहला क्रिटिसिज्म है। नॉट ए सोवरेन बॉडी। द क्रिटिक्स मेंटेन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए सोवरेन बॉडी as it was created by the proposal of British government. Further, they said that the assembly held its session with the permissions of the British government. तो ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सोवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये किसके थ्रू क्रिएट गई थी? ये कैबिनेट मिशन के थ्रू क्रिएट गई थी, जो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोजल था। और जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी, इसके सेशंस करती थी, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन लेती थी। टाइम कंज्यूमिंग। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक एन अनडीलिंग लॉन्ग टाइम टू मेक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत ही लॉन्ग, और ये एक बोरिंग प्रोसेस था। दे स्टेटेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months टू कंप्लीट देयर वर्क। तो ये भी क्रिटिसाइज़ किया कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनने में सिर्फ 4 साल लगे। इन दिस कंटेक्स्ट नज़ीरुद्दीन अहमद, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, नज़ीरुद्दीन अहमद, इन्होंने ये कहा कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है। तो द टाइम टेकन बाय द फ्रेमर्स ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन इन द टेबल 2.7। एक बार टेबल 2.7 डिस्कस कर लेते हैं। टेबल 2.7, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स हैं, वो 4 महीने से कम वक्त में लगा था उसको बनाने में। 1787 में बना था यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, 1787। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन में 147 आर्टिकल्स है, ये बना था 1864 से 1867 तक, 2 साल 6 महीने लगे। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स है, इसको 9 साल लगे। ये 1891 में शुरू हुआ था और 1900 में ख़त्म हुआ। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में 153 आर्टिकल्स है, 1 साल में बनाइए, 1908 में शुरू होकर 1909 में ख़त्म हुआ इसका बनने का प्रोसेस। डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। द क्रिटिक्स है चार्ज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पार्टी। तो क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड थी, क्योंकि 208 members out of 299 members, 208 members from the Indian National Congress. That's why. So, in this context, Granville Aston, an American constitutional expert, remarked that the Constituent Assembly was one party body in essential one party country. The Assembly was Congress and the Congress was Assembly. तो Granville Aston ने ये कहा कि Constituent Assembly एक वन पार्टी बॉडी है, क्योंकि Assembly ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंडिया है। The lawyer politician domination. It is also maintained by the critics that the Constituent Assembly was dominated by lawyers and politicians. तो जो हमारी Constituent Assembly थी इसमें सिर्फ lawyers और politicians ज़्यादा थे, ये बात कही गई थी। They pointed out that the other section of the society were
नॉट सिग्निफिकेंटली रिप्रेजेंटेड, मतलब सिर्फ लॉयर्स और पॉलिटिशियंस ही बड़े पड़े थे, लेकिन दूसरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला. दिस टू देम इज मेन रीजन फॉर द बल्कीनेस ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और बिकॉज ऑफ ये लॉयर्स से डोमिनेटेड थी तो इसलिए ये बहुत ही बल्कि बन गई, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल है, बहुत बड़ा है एंड लार्ज है, और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लीगल लैंग्वेज है. डोमिनेटेड बाय हिंदूज. अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हिंदू डोमिनेटेड बॉडी. तो क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि हिंदू कम्युनिटी जो है उसने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डोमिनेट किया है. लॉर्ड विस्कंट साइमन कॉल्ड दैट ए बॉडी ऑफ हिंदूज. तो लॉर्ड विस्कंट साइमन ने कहा है ये एक बॉडी ऑफ हिंदूज है. सिमिलरली विस्टन चर्चिल कमेंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया. इन्होंने ये क्रिटिसिज्म दिया है. ये जो ये विस्टन चर्चिल है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे. और लॉर्ड विस्कन साइमन द एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज एन सिंबल एंड सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए. तो जो एलिफेंट था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सील था, वो एलिफेंट था. सर B.N. Rao was adopted as the constitutional advisor और legal advisor to the constituent assembly. तो B.N. Rao हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के. HVR अयंगर ये एक ICS ऑफिसर भी थे, मतलब एक सिविल सर्वेंट थे. ये सेक्रेटरी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के. HVR अयंगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेक्रेटरी थे. SN मुखर्जी वॉज चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो SN मुखर्जी हमारे चीफ ड्राफ्ट्समैन थे. प्रेम बिहारी नारायण रईज़ादा वॉज कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो प्रेम बिहारी नारायण रईज़ादा ने अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाई हिम इन द फ्लाविंग इटैलिक स्टाइल, मतलब फ्लाविंग इटैलिक हैंड राइटिंग जो स्टाइल है इन्होंने लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रईज़ादा ने इनको अपनी हैंड राइटिंग में. द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाई द आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बेवहर राम मनोहर सिन्हा. नंदलाल बोस जी और राम मनोहर सिन्हा जी, इन दोनों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सजाया है. राम मनोहर सिन्हा जी ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रियम्बल एंड कैलीग्राफर बाय प्रेम बिहारी नारायण रईज़ादा. जो हमारा प्रियम्बल था उसको डेकोरेट किया राम मनोहर सिन्हा ने, और प्रेम बिहारी नारायण रईज़ादा जी ने हमारे प्रियम्बल को लिखा. द कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन वॉज रिटन बाई वसंत कृष्ण वैद्य एंड डेकोरेटेड बाई नंदलाल बोस. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिए. हमारे सिंबल में एलिफेंट था. B.N. राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे. HVR अयंगर सेक्रेटरी थे हमारे. SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे. प्रेम बिहारी नारायण रईज़ादा ने अपनी हैंड राइटिंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया था नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा और प्रेम बिहारी नारायण रईज़ादा ने हमारे प्रियम्बल को लिखा. और जो हिंदी वर्जन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा और नंदलाल बोस ने उसे डेकोरेट किया. हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Originally, the Constitution of India did not make any provision with respect to an authoritative text of the Constitution in Hindi language. जो शुरू में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें कोई भी प्रोविजंस ऐसे नहीं थी कि इसका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर वो हिंदी होना चाहिए, इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं था. लेटर ए प्रोविजन इन द रिगार्ड वॉज मेड बाई 58th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987. तो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1987 का. ये अमेंडमेंट ने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 394A इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट 22. This article contained the following provisions. The president shall cause to be published under his authority translate of the constitution in Hindi. मतलब प्रेसिडेंट अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का यूज़ करके ट्रांसलेट करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी लैंग्वेज में. द मॉडिफिकेशन विच इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग टू यूनिफॉर्म विद द लैंग्वेज, मतलब जो भी मॉडिफिकेशन ज़रूरी है लैंग्वेज चेंज होने पर तो वो नेसेसरी मॉडिफिकेशन भी किया जाएगा. In its conformity with the language, style, terminology adopted in the authoritative text of the central acts in the हिंदी कैन बी मेड इन इट. तो जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से कड़क सही बैठते हैं उस हिसाब से चेंजेस किए जाएंगे. ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और इससे पहले के जो भी अमेंडमेंट्स, मतलब ये 58th अमेंडमेंट था. 58th अमेंडमेंट में हिंदी टेक्स्ट को लाया गया था 1987 का. मतलब इससे पहले जो 57 अमेंडमेंट्स हो गए थे ऑलरेडी, वो पूरे 57 अमेंडमेंट्स को हिंदी में लिखा जाएगा. द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश. मतलब जो भी अमेंडमेंट किए गए थे उन सबको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जाए. द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शल कंस्टिट्यूट टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश. मतलब अगर आप हिंदी में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब ट्रांसलेट कर रहे हो, तो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए. इफ़ एनी डिफिकल्टीज अराइज इन दिस मैटर द प्रेसिडेंट शैल कॉज द हिंदी टेक्स्ट टू रिवर्स सूटेबली.
अगर कोई भी मुश्किलात आई तो प्रेसिडेंट हिंदी टेक्स्ट को रिवाइज्ड करेंगे जो इस हिसाब से सूट करेगा। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी डीम टू बी फॉर ऑल पर्पस ऑफ दिस अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन इंडिया इन हिंदी, सॉरी। तो मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और आगे जो लिखा जाएगा वो अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को हिंदी टेक्स्ट में ट्रांसलेट किया जाएगा। और हिंदी टेक्स्ट को लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने, डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने। तो ये कंप्लीट हो गया मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर। थैंक यू।